अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ऑनलाइन जो बैठे स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आपको क्लियर है? वॉइस और ऑनलाइन बैठे? चलो, ओके। चले सर, सबसे पहले तो आप लोग को वेलकम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पहली क्लास में। और अल्लाह ताला आप जो पेपर दे कर आए हैं वो सब कामयाब करे। और अब जो आप नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें भी अल्लाह आपको हमेशा कामयाब रखे। सर, आपके स्किल्स का आखिरी पेपर है अपना, ठीक है? और चूंकि ये स्किल्स का आखिरी पेपर है तो एग्जामिनर आपसे उतना ही मेच्योरिटी लेवल मांगता है, क्योंकि इसके बाद इंशाल्लाह प्रोफेशनल लेवल में चले जाएंगे, ठीक है? तो इसीलिए इस पेपर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उनको अपने जहन में रखिए कि ये पेपर पढ़ना कैसे। सबसे पहले, ठीक है, इस पेपर की अप्रोच क्या होगी, ठीक है? इसको आज तक जो तुम लोग पढ़ते आ रहे हो ना यार, एज अ स्टूडेंट नहीं पढ़ना है इस पेपर। सबसे बड़ा मसला इस पेपर का ये पेपर डिसीजन मेकिंग का पेपर है। ये पेपर यूं समझो कि एक इंटरप्रेन्योर बन के पढ़ना पड़ेगा, एक अकाउंटेंट बन के नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज तक आप जितना पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, वो सब पास डेटा की बेस पे आप अकाउंटिंग करते हुए आ रहे हैं। जैसे F7 की बात करें, जितनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने आज तक पढ़ी है उसमें आप क्या करते हैं कि जो पास में ट्रांजेक्शन हुई भी होती है उनको आज प्रेजेंट टर्म में उनको आप रिकॉर्ड करना सीख रहे हो, और फिर रिकॉर्ड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो। तो इसीलिए हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि पास डेटा को रिफ्लेक्ट करती, फ्यूचर को बताती नहीं। लेकिन अब जो अगर आप पढ़ने जा रहे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये पेपर आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव में चीजों को सिखा रहा हूं कि आज यहाँ है, पहले इतने यहाँ थे, अब यहाँ है और अब यहाँ होना चाहिए। फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बातें करें। इस पेपर के अंदर आपने सबसे पहले पहले अपनी अप्रोच को सही करना है कि सर इस पेपर को हमने पढ़ना इस अप्रोच से है कि वी आर इटसेल्फ डिसीजन मेकर। हम खुद डिसीजन मेकिंग करेंगे। अगर आप उससे बोलें कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर को आप 3 लफ्जों में तोड़ दें पूरे पेपर को, तो मैं आपसे बोलूं कि अगर एक लफ्ज में तोड़ना है तो डिसीजन है, और अगर 3 लफ्जों में तोड़ना है तो याद रखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली 3 डिसीजंस का नाम है। कितने डिसीजन का नाम है? 3। ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा। देखो, मैंने मना किया कि इस पेपर को तुमने अकाउंटेंट के तौर पर नहीं पढ़ना, ना स्टूडेंट बन के पढ़ना, इसको पढ़ना है इंटरप्रेन्योर बन के, राइट? तो अब सर इसका आपका मकसद क्या है कहने का? मैं वो समझाने जा रहा हूँ। लेट्स से, या एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक फैक्ट्री में अकाउंटेंट, ठीक है? आप कौन है? एक फैक्ट्री में अकाउंटेंट। आपकी ये फैक्ट्री जिसमें आप अकाउंटेंट है माशाल्लाह 100% कैपेसिटी को मीट कर गई। आप अपने 100% पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं। तो आपने सोचा कि यार अब मुझे एक नई फैक्ट्री की जरूरत है, तो मैं अपने मालिक से कहता हूँ ताकि वो नई फैक्ट्री अरेंज करे। तो आप तो चूंकि अकाउंटेंट है, तो आपने जाके अपने मालिक के ऑफिस में पहुंचे और आपने सोचा सर हमें एक फैक्ट्री की नीड है। और मालिक ने कहा क्या मतलब? कह रहा है सर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है वो 100% सैचुरेटेड है, 100% कैपेसिटी मीट हो गई है। अब हम चाहते हैं कि अपने बिजनेस को एक्सटेंड करें और एक और जो है वो फैक्ट्री हम स्टार्ट करें। अच्छा, ये अकाउंटेंट ने बोल दिया। अकाउंटेंट सिर्फ इतना ही सोच सकता है, कहां तक रुक गया हो। अब जो इंटरप्रेन्योर है, जो मालिक है, उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे थोड़ा वक्त दो, सोचता हूँ, फिर बताओ। तो आज तक जब F7 पढ़ते आ रहे थे ना, और उस अकाउंटिंग तक सोचते थे यार इन बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को मुझे कैसे रिकॉर्ड करना, कौन से इश्यूज आ जाए तो कैसे रिजॉल्व करना। यहाँ तक कि ऑडिट भी जो आप पढ़ के आए या फेड अगर पढ़ा है तो सर उसमें भी आप पास चीजों को पढ़ते हैं। जितना भी पास में ऑडिट हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, उसको कैसे ठीक चेक करना है, एग्जामिनेशन करना है, वो भी पास की बेस पे था। बहरहाल अब हुआ ये कि वो चला गया अकाउंट। अब इंटरप्रेन्योर सोचना शुरू कर रहा है। नाउ यू नीड टू जस्ट थिंक लाइक द सेम
आपने बिल्कुल ऐसे ही सोचना है अब जो चीज हम बोलने जा रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि आपने इस पेपर को अकाउंटेंट के तौर पे नहीं पढ़ना बल्कि एज ए इंटरप्रेन्योर पढ़ना है, राइट? हमने ये कहा आपसे। तो सर अब यस, आपने जो है वो ऐसे ही करना है। अब जो मालिक बैठा हुआ है सीट पे वो क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है कि यार सबसे पहले तो ये कि मुझे फैक्ट्री लगानी चाहिए भी या नहीं चाहिए, इस पे पैसा लगाना भी चाहिए या नहीं, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं मजीद। सेकंड, वो सोच रहा है कि चलो यार अगर इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए तो पैसा कहां से लाऊं, फाइनेंस कहां से अरेंज करूं। थर्ड, कि चलो मैं पैसा भी अरेंज कर लेता हूं, अब जो पैसा जिनसे लूंगा वो फ्री में तो पैसा नहीं देंगे। एक जनरल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है कंपनी का? इक्विटी और डेट। या तो अपने मालिकों से शेयर इशू करके पैसा लाएंगे, या बैंक या लोगों से डेट की सूरत में पैसा लेकर आए। अब आप मुझे एक बात बताओ, चाहे आप इक्विटी होल्डर से पैसा लो, चाहे आप डेट होल्डर से पैसा लो, दोनों की अपनी अपनी कॉस्ट है ना। शेयर होल्डर को हम क्या पे करते हैं? डिविडेंड। और डेट होल्डर को हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। तो पता चला कि सर आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करें, यू नीड टू पे अ कॉस्ट। इवन इवन जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है रिजर्व में, उसकी भी अपनी एक कॉस्ट है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर ये पैसा मैं कहीं और लगा देता तो कमा लेता, अब वहां नहीं लगाऊंगा यहाँ लगाऊंगा तो इसकी वो जो वहां से कमा सकता था वो नहीं कमाऊंगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पता चला कॉस्ट पैसा फाइनेंस कहीं से भी अरेंज करो, फ्री में कुछ भी नहीं, हर चीज की एक कॉस्ट। तो वो जो मालिक है पहले उसने क्या सोचा कि लगाऊं ना लगाऊं पैसा, फिर उसने क्या सोचा कि चलो लगाता भी हूं तो फाइनेंस कहां से अरेंज करूंगा, फिर तीसरा उसने सोचा कि चलो पैसा अरेंज कर लेता हूँ डेट से इक्विटी से कहीं से, उनको रिटर्न भी तो देना है, डिविडेंड भी तो देना है। तो सर याद रखो, आपका जो पेपर जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरे का पूरा इन्हीं तीन बातों पे खड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड। इन तीन बातों पे आपका पूरा पेपर स्टैंड स्टैंड कर, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड। इस कोर्स के हवाले से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये कोर्स 2.5 महीने के अंदर अंदर खत्म करें, ठीक है। क्लास का ड्यूरेशन कभी 3 घंटे होगा कभी 4, तो अभी तो 3 ही घंटे, ठीक है, 9 तक हम पढ़ाएंगे। और उसके बाद फिर आगे चल के जैसे जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह चेंज करेंगे, कभी 2 क्लासें होंगी हफ्ते में, कभी 3 की जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे, क्योंकि मैंने देखा आपसे कहा ना, हम शुरू में तेज पढ़ लेंगे ना तो आखिर में सुकून हो, वरना आखिर में शुरू में क्या होता है आप सुकून सुकून से पढ़ते हो, आखिर में इतना बड़ा फिर मामला खड़ा हुआ होता है और आप परेशान हो गए। इसीलिए देखो, पढ़ाना मसला नहीं है, आप में से अक्सरियत मुझसे पहले पढ़ी हुई है, मसला ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाना मसला, पढ़ाना तो कोई इशू नहीं। देखो स्किल्स के पेपर जैसे पढ़ाए जाते हैं वो आपको भी पता है मुझे भी पता है। हम आते हैं हैंड आउट देते हैं सर, कॉन्सेप्ट देते हैं, सवाल सॉल्व कराना, ठीक हो गया। तो मैं इस अप्रोच से नहीं पढ़ाता, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा तब, तो मुझे उसके लिए टाइम चाहिए, पता नहीं। एक सेकंड रुकिए, अजान मुझे
चले, तो सर बात क्या कर रहे थे हम कि पढ़ाना इशू नहीं है, इफेक्टिव पढ़ाना है। तो अब इफेक्टिव जब पढ़ाना है तो उसके लिए टाइम चाहिए। इफेक्टिव कैसे पढ़ना है सर, सुने जरा गौर से। सबसे पहले लेक्चर इंशाल्लाह आप सुनेंगे, उसके बाद हम हर कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे। आप छोटा सा कॉन्सेप्ट उसके एग्जाम्पल, छोटा सा कॉन्सेप्ट उसके एग्जाम्पल, फिर लास्ट में इन सबको मिला के एक बड़ा सवाल करेंगे पेपर लेवल का। फिर जैसे ही वो हो जाएगा तो हम इसका पास पेपर करेंगे, हर टॉपिक का टॉपिक वाइज पास पेपर करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसको हम बिल्कुल इनिशियल से उठाएंगे और पेपर के लेवल तक लेकर जाएंगे। तो ये काम जब करना है सारा। अच्छा, थ्योरी, अक्सर बच्चे बार बार यही हॉट सवाल है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थ्योरी का क्या। देखो, इस पेपर के अगर पासिंग रेशो की बात करें ना तो बहुत बेहतर है, बुरा नहीं। 52% लास्ट टाइम रहा, और मतलब 50 से ऊपर चलता रहता है, मिनिमम 45 रहा है इसका पासिंग रेट। ठीक है, तो बुरा नहीं, लेकिन इसको पास करने के, देखो मुश्किल नहीं है पास करना। मैं आपको अभी बताऊं, अगर आप सिर्फ कैप्लान स्टडी टेक्स्ट और इसकी किट पक्की कर लो आप पास हो, क्योंकि बच्चों के फीडबैक है हमारे पास। बोले सर हमने पास ही पर नहीं किया था, सिर्फ 2 चीजें की थी, पास हो गए, 60 से 66 नंबर आ गए, 70 नंबर आ गए, ठीक। लेकिन हम बात ही कर ही नहीं रहे, हम बात करें अच्छे मार्क्स कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने की, तो उसके लिए थोड़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। अब उसका तरीका क्या है कि हम लेक्चर, उसके हर कॉन्सेप्ट के एग्जांपल्स, फिर बड़ा सवाल, फिर पास पेपर, और फिर देखो आखिर में बचती है थ्योरी। थ्योरी आपके एग्जाम में पहले आती थी 46, मतलब 40% थ्योरी, 60% कैलकुलेशन, फिर ये हो गई 50%। और अब मैं आपसे अगर बोलूँ ना कि 60% से भी ज्यादा थ्योरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ रही है, तो ये गलत नहीं हो। कि हम हर पेपर के बाद स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं कि हाँ भाई क्या रहा, तो वो बताते हैं। बोल रहे सर 20 मार्क का सीआरक्यू है, 8 मार्क की एनपीवी है, 12 मार्क का थ्योरी। अच्छा देखो, जो प्रोफेशनल पेपर होता है ना, उसको पास करने के लिए ना जरूरी होता है कि आप हर सवाल को 50% सही करो। हर सवाल को 50% सही करोगे तो 100 में से 50% सही किया, 50 में आप पास हो। अब लेकिन यहाँ पे मामला कुछ यूं हो रहा है कि एमसीक्यूज में भी थ्योरी, ओटीक्यूज में भी थ्योरी, सीआरक्यूज में भी थ्योरी, और मोर देन 50% थ्योरी। तो पता ही चला कि अगर आप इस पेपर में थ्योरी को हल्का लेंगे तो ये आपको बहुत हल्का कर देगा, ये पेपर ही आपको हल्का कर देगा। इसलिए मैं पहली क्लास के पहले घंटे में बोल रहा हूँ कि आपने थ्योरी को प्रॉपर इज्जत देनी। हाँ, साइड लाइन पे नहीं करना। हमारे वाले क्या करते हैं वो बताओ, कैलकुलेशन पे 4 घंटे लगाते हैं, थ्योरी का आधा घंटा देखते हैं, बस हो गया। नहीं, या तो कम से कम बराबरी का 50-50 हो जाए। अगर 3 घंटे कैलकुलेशन करो, 3 घंटे थ्योरी। अच्छा, थ्योरी के लिए मैंने आपके लिए आसानी ये की है। पहले तो मसला है कि हमारी इंग्लिश इतनी खराब है कि अपन को समझ में नहीं आता पढ़ के कि बोलना क्या है इसके जवाब। हाँ, ये जनरल मसला है हमारी पाकिस्तानी को। क्योंकि देखो, अगर आप एनालाइज करो ना तो वो डिफरेंट वर्ड यूज करता है थ्योरी में ना। कभी बोलता है डिफाइन करो, कभी बोलता है डिस्क्राइब करो, कभी बोलता है स्टेट करो, कभी बोलता है कंपेयर करो, कभी कहता है एलोबरेट करो। ये सब वर्ड है ना, ये आपकी थ्योरी में यूज होते हैं। तो अपन को यही नहीं पता कि इनके दरमियान क्या फर्क है। डिस्क्राइब का मतलब कभी सोचा भी नहीं, मुंह उठाया लेके आ गए। भाई बीकॉम थोड़ी कर रहे हैं। एसीसीए F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, मजाक नहीं। आप लोग उसको हल्का लेते हो यार, मुझे गुस्सा है इस बात। हर बच्चा, आप लोगों को भी समझा रहा हूँ, आखिर में आपसे पूछूंगा थ्योरी कितनी पढ़ रहे हो? हाँ सर थोड़ी थोड़ी चल रही है साहब। नहीं भाई, थोड़ी थोड़ी क्यों चल रही है, प्रॉपर लेके चलना है। मैं आपके साथ थ्योरी में शामिल हूँ, क्योंकि मुझे अब पता है अगर मुझे अपने स्टूडेंट को अच्छे नंबर दिलवाने हैं तो उसको तो नहीं पता, मुझे पता है कि पेपर में 70%, 60% थ्योरी ने आना है। वो अच्छे मार्क्स कैसे लाएगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट अटेम्प्ट में मेरे स्टूडेंट के नेशन वाइड पोजीशन थी। उस बच्चे की खास बात ये थी कि देखो, आप सबको ही समझा रहे हैं ना यार, समझाते तो सभी को है, लेकिन जो सुन लेता है, अमल कर लेता है, वो कामयाब हो जाता है। उस बच्चे ने अमल, बकिया की भी अच्छे रिजल्ट है लेकिन पोजीशन एक ही है। इसका मतलब है उसने दूसरों से ज्यादा मेहनत की, और वाकई वो बच्चा था भी ऐसा। तो कहने का मसला ये है कि जैसे आपको समझा रहे हैं वैसे आपने अमल करना है। इस बात को मैं आपसे कोई एक बात भी जो है यूजलेस नहीं कर रहा है, सारी आपकी ही काम की बात, और पहली क्लास में कर रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो, क्योंकि मैं पहले ही दिन से थ्योरी पे मामला शुरू करूँ।
क्योंकि अब जब पेपर का पैटर्न चेंज हो गया तो हम टीचिंग स्टाइल नहीं बदलेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, साफ सी बात। मैं आऊं, मुझे पता है 5 टॉपिक है इसके, उसके कैलकुलेशन के सवाल कर रहा हूँ, किट कर रहा हूँ, 5 में कर रहा हूँ, आप भी खुश मैं भी खुश, अल्लाह हाफिज। समझ में आ रही है? ये बहुत आसान फार्मूला है, लेकिन मुश्किल में डाल के पढ़ाना ना, ये बड़ा मुश्किल है। आसानियां तो बहुत है, क्या मुश्किल है? हैंड आउट आऊंगा दूंगा, सवाल कॉन्सेप्ट दिए, सवाल सॉल्व कराया, 5 रुपए का सवाल कराया, चलो भाई था। ऐसा नहीं, ठीक है? तो आप अपना जहन बना लें पहले कि सर हमें चीजों को बहुत इज्जत दी, तब जाके इस पेपर में 70 अबव स्कोर करेंगे आप, ठीक है? तो इसलिए मैं पहली सारी बातें कर रहा हूँ। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग जो ऑनलाइन स्टूडेंट होंगे, रिकॉर्डिंग में बोलेंगे नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप या चैट पे आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि यार रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर कल को आपने ये यूज करनी है रिकॉर्डिंग, तो फिर आपके लिए खराब हो जाएगी रिकॉर्डिंग अगर आपने फोकस बातें की। हाँ, बहुत अच्छा। चले सर, ये शख्सियात आपके सामने आ गई सर, ये आप क्या बताने जा रहे हैं? तो मैंने जैसे आपसे कहा कि सबसे पहले इस पेपर की अप्रोच को समझने के, इस पेपर को आपने पढ़ना कैसे, इस पेपर को एज अ अकाउंटेंट पढ़ना नहीं, एज अ एंटरप्रेन्योर पढ़ना, क्योंकि इसमें आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। कितनी डिसीजन मेकिंग करनी है? 3। वेरी गुड। कौन कौन सी? शाबाश, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। अब यार शुरू की रिकॉर्डिंग सुन लेना, मैंने आधा घंटा तो बोला है, सही? तो मैंने किया क्लास दे ली थी? अच्छा, पेपर नहीं दिया? वो फर्स्ट क्लास देखिए, चेक कर। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो अच्छी बात। सर आपने इस पेपर को एज अ एंटरप्रेन्योर पढ़ना है, ठीक है? जैसे इंटरप्रेन्योर सोचता है कि यार पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से मैं लाऊंगा, लगाऊंगा कहाँ, लगाने के बाद जो रिटर्न्स आएंगे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ये 3 बड़े डिसीजन के ऊपर पूरा पेपर खड़ा है। अभी मैं आपको इंशाल्लाह कोर्स आउट में दिखाऊंगा, तो इसी 3 डिसीजन के ऊपर आपको बोल दूंगा ये 3 चैप्टर, 4 चैप्टर इसके हैं, ये 4 इसके हैं, ये 4 इसके हैं, चलो भाई कोर्स। तो आपने अगर मुझसे कोर्स पूछना है इसका, तो मैंने आपको 3 लफ्ज दे दिए, ये 3 लफ्ज से पूरा कोर्स। तो आप इन लोगों को जानते ही कि ये वो लोग हैं जो फॉलोअर्स नहीं है ना, इन्होंने लोगों को फॉलो अपने पीछे करवाया है, किसी को फॉलो नहीं किया। तो ऐसा ये बंदा बन के सोचना है आपने इस पेपर, पहली जहन बना रहा हूं मैं आपका, इस पेपर को पढ़ना कैसे, इंटरप्रेन्योर के तौर पे पढ़ना है आपने स्टूडेंट या अकाउंटेंट बन के। सर फर्क क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। अकाउंटेंट सोचता है पास्ट टेंस, पास्ट के डेटा को प्रेजेंट में रिकॉर्ड कर रहा होता है, जबकि एक इंटरप्रेन्योर क्या करता है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव होता है कि यार मुझे आज से 5 साल बाद कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या करना है। ये फर्क है दोनों चीजों में, बहुत बड़ा। अकाउंटेंट फॉलोअर होता है, जो पास्ट में हो चुका है उसको फॉलो करके रिकॉर्ड कर रहा होता है, जबकि इंटरप्रेन्योर जो है वो इन्वेंटर होता है, वो रिस्क टेकर होता है, वो जो है वो अपने आप को रिस्क लेकर रिटर्न्स कमाने का आदी होता है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ठीक है? तो आपने इस, क्योंकि यहाँ पे हर जगह डिसीजन मेकिंग है कि पैसा यहाँ से लूं या वहां से लूं, यहाँ इन्वेस्ट करूं या वहां इन्वेस्ट करूं, इतना डिविडेंड दूं या उतना डिविडेंड दूं, यही डिसीजन चलते रहेंगे। अभी जितना पढ़ाऊंगा सब जगह ये बातें करूंगा, इसलिए पहले समझा रहा हूँ कि पूरा कोर्स इस पे। आगे चलते हैं। अब मैंने जो आपसे जितनी बातें की ये उसको मैंने समरी कर दिया। सर क्या समरी की आपने, जरा देखें 2 मिनट। एक इंटरप्रेन्योर और एक अकाउंटेंट के काम और सोच में फर्क समझे। एक इंटरप्रेन्योर ने क्या बोला जी कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है ना, मुझे नया बिजनेस कहाँ लगाना है, बिजनेस को एक्सटेंड करना है। जैसे अभी हम फैक्ट्री की एग्जांपल ले रहे थे कि एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री बनानी चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम इसका मतलब है बिजनेस एक्सटेंशन की बात कर रहे थे। तो इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट मूड्स हैं, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी नहीं करनी, मर्जर इक्विजिशन तो नहीं करना, न्यू मार्केट में एंटर होना ही होना, ये सब आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का पार्ट। लेकिन सर इस सब के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या फ्री में इन्वेस्टमेंट होती है? पैसा चाहिए। क्या चाहिए? तो पैसा आने के 2 रास्ते हैं, या तो डेट या तो, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी जनरल ये 2 बहुत बड़े जो इंपॉर्टेंट तरीके, सही है? तो यूं पैसा देखो, इक्विटी और डेट से पैसा आएगा, ठीक है, इन्वेस्ट होगा। अच्छा, अब जब कंपनी पैसा ले लेती है ना, तो उसको यूज करती है 3 बड़े जरूरतों। सुनना बेटा,
कंपनी के पास जब फाइनेंस जमा हो जाता है तो कंपनी इसको 3 बड़े रास्तों में यूज करती है। पहला बड़ा रास्ता इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट्स? कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मोर देन 3 इयर्स 5 इयर्स वाले, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करती है, दूसरा रास्ता। और तीसरा डिविडेंड्स देती है। तीसरा, तो आपके पास आने का रास्ता ये दो है और पैसे लगाने के रास्ते 3। इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में लगाएगी और डिविडेंड या इंटरेस्ट देगी, ठीक है। अब एक अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंट कह रहा है सेकेंडरी रोल है तुम्हारा। जैसी मैंने फैक्ट्री लगा दी, सुनना जरा, उसने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, सेल्स होना शुरू हो गई, सेल्स के बाद प्रॉफिट आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन रिकॉर्ड करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कौन बनाएगा? अकाउंटेंट बनाएगा। अगर फैक्ट्री ना होती तो अकाउंटेंट का रोल भी ना होता। तो इसलिए मैंने कहा था कि इंटरप्रेन्योर प्राइमरी रोल अदा करता है और अकाउंटेंट सेकेंडरी रोल। मैनेज बिजनेस रिकॉर्ड्स, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, प्रोवाइड डिटेल्ड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। सर ये सब अकाउंटेंट, तो आपने ये बन के नहीं सोचना, ये आप F7 तक बन चुके, अब आपने वो बनना, ठीक है। कॉपी करने से हाँ, मेरी ये लास्ट अटेम्प्ट तक 50 थी, अभी ज्यादा बढ़ गई है भाई, इसलिए अब 60% समझा आप, ठीक है। चले तो सर हमने पेपर अप्रोच समझ ली। आइए आगे बढ़ते हैं और हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करके ना समझते हैं कि पूरी चीज को हमने अप्लाई कैसे करना है। ये जो देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट पेपर है आपकी जॉब पर्सपेक्टिव में। क्या हमारे जितने स्टूडेंट फील्ड में इस टाइम मौजूद है वो बताते हैं कि सर ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर इस पेपर का जो वेटेज है वो 60 to 70% है।
यानी कि जितना हम परफॉर्म कर रहे हैं अपने टास्क उसमें 60-70% ये पेपर हेल्प करता है हमारा। फिर F7, तो इसीलिए इन पेपर्स को आपने बहुत ज्यादा डिटेल में, अच्छा मसला ये कि ACCA ने आपके पास इसको बड़ा लिमिटेशन में रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम ICMA की बात करें तो उसने इसको बहुत ज्यादा थोड़ा डिटेल में रखा है, जैसे कि ICMA इसको AMA में पढ़ाता है, पहले एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर SMA में पढ़ाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर SFM में पढ़ाता है, क्योंकि वहां खुद भी पढ़ाता हूँ मैं, तो वहां पर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट तीसरा पेपर ये। तो ऐसे 3 पेपर डाले हैं, तो इंतहाई ज्यादा डिटेल मौजूद है। आप लोगों के पास एक ही पेपर है, अब AFM आपको पता है ऑप्शनल है, आप में से कुछ उठाएंगे कुछ नहीं उठाएंगे, तो फिर इसका मतलब वो ये लास्ट टाइम पढ़ने से कुछ, तो इसीलिए इस चीज को बड़े कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपने पढ़ना है, क्योंकि आपके पास बड़ा कम मामला है इसका, ये एक ही पेपर है इसके पास, ठीक है। तो इसीलिए सर इस बातों को ध्यान में रखिए। अच्छा, अब आपका जो पूरा बिजनेस मॉडल होता है ना सर, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा कवर करता है। क्योंकि देखो मैं आपसे, अगर आप आज 2 मिनट के लिए सोचो, एक लेमैन है उसको कारोबार शुरू करना है, तो उसको सबसे पहली जो चीज चाहिए आफ्टर आइडिया, आइडिया है उसके पास कि यार मैं इस चीज की शॉप खोलता हूँ, ठीक है, उसको सबसे पहले फाइनेंस की नीड है, पैसा, फाइनेंस, पैसा कहाँ से अब मिलेगा यार, अरेंज होगा। फिर दूसरा, इस पैसा जो अरेंज कर लिया मैंने, अब इसको लगाऊंगा कहाँ, इन्वेस्टमेंट। फिर तीसरा जो है वो आपने लगाने के बाद जो कमाऊंगा, क्योंकि जिनसे मैंने पैसा लिया उनको रिटर्न भी तो देना, चाहे वो डिविडेंड की सूरत में हो चाहे वो इंटरेस्ट की सूरत में, फिर वो कितना दूंगा। तो ये बार बार नॉर्मल बिजनेस में यही 3 काम हो रहे हो, ठीक है। अभी ये मैंने फैक्ट्री की एग्जांपल दी, उसमें भी यही था कि सर एक इंटरप्रेन्योर ये सोच रहा था यार लगानी भी चाहिए या नहीं, फिर अगर लगानी चाहिए तो पैसा कहाँ से आएगा, अच्छा पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर भी दी, तो अब जो रिटर्न्स आ रहे हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जितने भी बिजनेस आप देखेंगे यही 3 मॉडल्स पे चल रहे हैं, इन 3 एरियाज पे आपका बिजनेस खड़ा है, समझे। तो सर आइए इसकी छोटी सी एग्जांपल करते हैं। ओके, यहाँ देखिए जरा, मैं इसको हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा। लेट से आपको चाहिए 5 मिलियन, कितना चाहिए सर, 5। आपने कहा यार 3 मिलियन में इक्विटी से जनरेट करता हूँ और 2 मिलियन में डेट से जनरेट, तो टोटल कितने हो गए, 5। तो वेट क्या हो गया, 60 और 40 है ना, 3/5 60%, 2/5 40%। अच्छा, वेट से कुछ याद आया, इसको हम एक नाम देते हैं बड़ा अच्छा सा, हाँ क्या, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, नहीं नहीं वो तो आगे आएगी, अभी अभी की बात है। 60-40 से 30-70 कहीं बड़ा बड़ा लग रहा है ना, F3 में भी बड़ा हुआ, हाँ। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या नाम था उसका, हाँ कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि मेरी कंपनी का कैपिटल में कितना परसेंट डेट है और कितना परसेंट इक्विटी, समझ में आई। तो नॉर्मली जो फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के मुताबिक ही चल रहा होता है बस। तो ये 60-40 बेसिकली क्या है, मेरा कैपिटल 5 मिलियन का कैपिटल है, जिसमें 60% इक्विटी और 40% डेट। अब आप जानते हो एक बात, पैसा मैं डेट होल्डर से दूं या शेयर होल्डर से दूं, दोनों को रिटर्न पे करना है, फ्री में कुछ भी मिलेगा नहीं। तो मैं, मुझे इक्विटी होल्डर ने कहा भाई 5 मिलियन 5% मुझे दे देना डिविडेंड, डिविडेंड कितना दे देना, 5%। और डेट होल्डर ने कहा भाई 10% दे देना, सूद 10% दे देना, सही है ना। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपकी कॉस्ट आ गई। ये वेट क्या लिखा हुआ है सर आपने, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अभी इसको समझाया नहीं है, अभी छोड़ दे इसको, अभी मैं जो समझा रहा हूँ उसको फोकस कर। 3 मिलियन उधार लिया, शेयर होल्डर से लिया, उसको 5% क्या पे करूंगा मैं, डिविडेंड। तो बेटा 3 का 5% आ गया 0.15। इसी तरीके से 2 मिलियन उधार लिया, 10% उस पर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, तो 0.2 मिलियन मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस बन जाएगा, चाहे डिविडेंड हो चाहे इंटरेस्ट हो। इस चीज को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या कहते हैं हम, कि जो कैपिटल मैंने अरेंज कर लिया उसकी कॉस्ट क्या है। मैंने 5 मिलियन जो अरेंज किया उसके ऊपर मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी कितनी, 0.35 मिलियन।
तो ये इसकी क्या बन गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब चूंकि इसको वेटेड क्यों कह रहा हूं, उसकी लॉजिक भी समझ लो। चूंकि मैं पैसा जनरेट कर रहा हूं मोर देन वन सोर्सेज से, मैं डेट से भी ला रहा हूं और मैं इक्विटी से भी ला रहा हूं, तो भाई चूंकि वेट अलग अलग है तो इनकी कॉस्ट भी अलग अलग होगी। तो चूंकि मैंने जो 0.35 मिलियन कैलकुलेट किया, ये अकॉर्डिंग टू वेट किया, दैट्स व्हाई ये है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों, क्योंकि सर इसमें डिविडेंड ज्यादा है और इंटरेस्ट कम है, क्योंकि सर परसेंटेज देखें ना, सॉरी आप देखें 60% आपने किससे पैसा उठाया हुआ है, इक्विटी से, 40% आपने किससे पैसा उठाया हुआ है, डेट से। तो ये जो 0.35 मिलियन मिल के बना, ये अकेले नहीं बना, ये दो चीजों के मिलाप से बना, तो इसलिए हम उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब इसको अगर परसेंटेज टर्म में निकालना चाहते हो तो नॉर्मली होता है, तो आप क्या करोगे, इसको 0.35 को ऊपर रखा और जितना अमाउंट दिया उसको नीचे रखा, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, ये आ गया 7%। ये जैसे अमाउंट में 0.35 वेटेड और 7% किसमें आ गया, परसेंटेज। अब सुनो 2 मिनट के लिए, मुझे फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री लगानी है लगानी, मुझे डिसीजन लेना है। मैंने बोला कि अच्छा यार, अगर फैक्ट्री के लिए मुझे 5 मिलियन चाहिए तो मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी कितनी, 7%। कितनी पे करनी पड़ेगी, जरा 5 मिलियन का 7% है ना, 0.35 आया, यानी कि 3.5 लाख, ऐसा ही है। अब सुनो, तुमने, ये तो सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, अब तुमने डिसीजन ये लेना है कि इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। तो उसको चेक कैसे करेंगे कि सर मैं जहां लगा रहा हूं पैसा, अगर तो वो मुझे 7% से ज्यादा रिटर्न दे दे तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, प्रोजेक्ट ओके है। और अगर 7% से कम दे रहा है, इसका मतलब मैं तो कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा, ये 7% तो मुझे कॉस्ट पे करनी ही करनी है जिनसे मैंने पैसा लिया हुआ है, तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसके बाद कि मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। अच्छा, एक बात और याद रखें इन्वेस्टमेंट के हवाले से, आपके पास, आपके अब्बू घर पे आए, बोला यार प्लॉट खरीदना, क्या बोला, हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, घर का जो किचन चलाने का पैसा है, हम उस पैसे से प्लॉट खरीद सकते हैं? नहीं। सर खाएंगे क्या, मट्टी खाएंगे प्लॉट, नहीं। फिर सर हम बात करेंगे सेविंग के हवाले से, अब्बा अम्मा से पूछेंगे कितनी सेविंग पड़ी हुई है, अब्बा अपने बैंक में भी देखेंगे। फिर सोच, पता ही चला कि इन्वेस्टमेंट हमेशा सेविंग से होती है, इन्वेस्टमेंट हमेशा सेविंग से होती है, रिजर्व अमाउंट से, कभी भी वर्किंग कैपिटल से इन्वेस्टमेंट नहीं। अगर वर्किंग कैपिटल से करोगे तो तुम्हारा बिजनेस एक्सटेंड छोड़ो, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो भी खतरे में आ जाएगा। इसलिए एक बात तो डर है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा एक्सेस मनी से होती है, रिजर्व मनी से होती है, सेविंग से होती है। ठीक है, तो सर अब एक छोटा सा सिनेरियो है, इसमें आपको हमने 4 बातें सिखाई कि आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंशाल्लाह इसमें पूरा डिटेल चैप्टर हम पढ़ेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन ये अभी आइडिया दे रहा हूँ कि पूरे कोर्स में हमने क्या क्या चीजों को देखना है। ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो डेट इक्विटी, इसको एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने को अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन है या नहीं कैसे चेक करना है वो एक अलग चैप्टर है। इस एग्जाम्पल को कॉपी
हाँ हटा दो 15 दिन क्या। चल सर इस स्लाइड पे ऐसा कुछ है जो आपकी समझ में ना आया तो कुछ, तो इस पेपर को ऐसे ही पढ़ना है। ये पेपर तब जाके मजे का लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, लर्निंग बहुत है इसमें, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो इसलिए सर इसको कंसेप्चुअली ही पढ़ना है। चल तो आपने यहाँ पर एक बेसिक, पूरा बेसिक देखा, नमाज। ठीक, हाँ मगरिब थोड़ी जल्दी होती है तो एक काम करता है, नमाज का ब्रेक कर लेते हैं। एक ही ब्रेक कर लें या फिर नमाज का वाला एक कर लें। एक करनी है तो 25 मिनट की कर लो, और अगर दो करनी है तो 10-10 मिनट में। दो, दो सही है। होली कोर्स 20 तारीख को खत्म कर दो, 2 मिनट के चाहिए 25 मिनट की। सर आप ब्रेक रोज दे ही ना, ये बात है। नमाज का चले एक काम करें सर, क्योंकि 2 ब्रेक करें। हाँ ना सर, आज हम एक ही ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर बेशक नेक्स्ट क्लास से 2 15-15 मिनट की करते, सही है। तो अभी आप आ जाओ, 7:30 के बाद शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए सर, अब सबसे पहले अपना एरिया देखने जा रहे हैं, वो तमाम इंपॉर्टेंट एरिया जो आपके इस पेपर का पार्ट होंगे, और जो मैंने 3 डिसीजन बताए सब उसी के ऊपर टूटे हैं, ठीक है सर। सबसे पहले आपके सामने नजर आ रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अगर आप मुझसे पूछें कि सर F9 में वो पेपर, वो टॉपिक बताएं जो 30 मार्क का वेटेज रखता है, तो सर ये उनमें से पहला टॉपिक यही है। 20 मार्क का CRQ डन है, और MCQs और OTQ में भी पार्ट कोई आ गया तो सर 2 4 5 10 नंबर का अगर वो आ गया, 30 मार्क का सर आपका ये स्ट्रेट है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद मैंने जैसे कहा कि इन्वेस्टमेंट हो गई, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ेंगे आप। यहाँ पे उसकी कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो अपनी बैंक अपने निकालना भी सीखा, यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल या बैक। फाइनेंस, पैसा कहाँ कहाँ से लाएंगे भाई, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर अलग से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब बिजनेस खड़ा हो जाएगा तो अब बिजनेस की वैल्यूएशन करेंगे, पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये बड़ा मजे का सब्जेक्ट समझे आप, ठीक है। फिर उसके बाद सर आपने बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा आपको नीडेड है डेली बेसिस से, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, उसकी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे बड़ा पार्ट यही है आपके कोर्स, एक ये और ये।
अच्छे खासे चैप्टर इन 2 पेज, सिर्फ इन 2 टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। सर रिस्क तो आप देखें, हर डिसीजन में रिस्क तो होता ही है, चाहे किसी किस्म का डिसीजन है। तो रिस्क हमने हर डिसीजन में पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी, ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन में भी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी ये मैंने अलग से लिखा है, इसलिए सर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ। और सर एक छोटा सा पार्ट आता है, कभी पूछा है कभी नहीं पूछता, नॉर्मली नहीं पूछता, लास्ट एग्जाम में मेरे ख्याल से कुछ नहीं पूछा इससे उसने। इस्लामिक थ्योरी के ऊपर है, इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर, मुदारबा मुशारका वगैरह का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। ये उसके ऊपर एक छोटी सी थ्योरी है, तो उसका मैं एक हैंड आउट दूंगा आपको, हो जाएगा उसका मसला नहीं, बहुत आसान है। ये चीजें पढ़ा, हाँ इसी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कॉपी कर लें भी पूरा। हाँ दूसरा, चले सर, बिल्कुल आपके जहन में आ रहा होगा सर, पेपर पे बात कर लेते थोड़ी सी, ठीक है। ये हो गया कोर्स कंटेंट आपका। सर पेपर 100 मार्क का है, ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, ये तो बेसिक्स की बात है। काम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तीन जो है ना वो एरियाज पे आपका पेपर टूटा हुआ सर, ए बी और सी। सेक्शन ए में 15 MCQs होने सर, 2 मार्क का एक MCQs होना है, 30 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाए सेक्शन बी पे बेटा, OTQs होंगे, 3 10 10 मार्क, ठीक है। 30 मार्क का सेक्शन बी है, तो यूं हो गया 30 और 30 60। अब बचा 40 मार्क, जिसको हम CRQs की बेस में सेक्शन सी में देख रहे होते हैं। इसमें मैंने कहा कि एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का 20 मार्क डन है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर अटेम्प्ट में यही चलता हुआ आ रहा है, और लास्ट अटेम्प्ट में भी यही बोला था, अल्लाह का शुक्र है दोनों पेपरों में, सुबह वाले और दोपहर वाले में, दोनों में अच्छा खासे मार्क का ये टॉपिक को उठाया उसने, ठीक है। तो सर ये दो से अब किस सेक्शन में क्या पूछते हैं मैं इसके बाद लिखवा देता हूँ, आप इसको लिख लें पहले पेपर बैठ, पता है आप सब, ठीक है, इस पे तो मसला नहीं है। चलो अब आ जाओ, सेक्शन ए तो देखो MCQ है, इसमें तो कुछ भी पूछ लेगा वो, तो हम जो है वो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन सेक्शन बी और सी में कुछ मामला ऐसे हैं जिसको हम यूज करके अपने एग्जाम के रिजल्ट को मजीद बेहतर बना सकते हैं। सर वो क्या है, देखो 3 में से 2 OTQs, तो 99% इन्हीं टॉपिक्स को, तो अभी भी इसी में से आए जो मैंने पूछा स्टूडेंट से पेपर के बाद। यस, एक OTQ रिस्क मैनेजमेंट का था, एक OTQ बिजनेस वैल्यूएशन, ठीक है। लेकिन ये 2 OTQ सेक्शन सी में नहीं आ सकते, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो फिर सर एक लाजमी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, तो 20 और 20 40 मार्क का पेपर तो आउट है आपका,
देखो ना, 20 मार्क का CRQ डन है और 10-10 मार्क के 2 OTQs, तो 40 मार्क का पेपर आउट है। अगर आप चाहें तो इन पे मेहनत करके आप 40 मार्क तो सेव कर ही सकते हैं 3 टॉपिक्स। ठीक है, चलो इसको लिख ले अपने पास। ठीक है, तो बेटा जो चीजें हम यूज कर रहे हैं वो ये सब, कैप्लान स्टडी टेक्स्ट, इसी की किट, ठीक है, लाजमी पास पेपर्स हर टॉपिक के साथ साथ करेंगे, क्लास हैंडआउट्स तो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, पढ़ना आप लोगों ने ये चीज को लाजमी है। आर्टिकल्स पढ़े पहले आपने कभी किसी, है ना, हर पेपर की पढ़े हुए तकरीबन, तो इसके आर्टिकल भी लाजमी आपने पढ़ने, लाजमी, ठीक है, 2-3 तो पढ़ ही लेना। ठीक है, फिर आ जाए BBB किट, ये मैंने ऑप्शनल लिखा है क्योंकि हमारे माशाल्लाह पंडा वाले बच्चे होते हैं, वो इन दो से नहीं बाहर आते, तो वो यहाँ पहुंच ही नहीं पाते। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि पहले दिन से तहिया कर लें कि इन दो को तो हमें ठिकाने लगा देना है विद इन 2 मंथ्स। तो 15-20 दिन जो आखिर के होंगे उसको आप इस पे लगाएं, यकीन माने आपका रिजल्ट शाइन करेगा, मैं बता दूं। क्योंकि BBB किट जो है ना वो आपको बेहतरीन अंदाज में बता देती है कि आपकी कितनी तैयारी। अब जब हम एग्जाम्पल जितनी करेंगे कैप्लान से कर लेंगे, पास पेपर अलग से सॉल्व भी कर लेंगे, किट से भी कर लेंगे, MCQs भी कैप्लान से कर लेंगे, लेकिन आपने सेल्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए कि मेरे कॉन्सेप्ट कितने पक्के हैं वो करने के लिए BBB लाजमी कर। बस जिसने ये कर ली उसके बारे में आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, पेपर स्ट्रेट पास, 110% पास। आज ही मैं नॉर्थ में पढ़ा रहा था तो वहां पे एक पुराना स्टूडेंट मिल गया जिसने लास्ट बैच में F9 पढ़ा था। ये कह रहा सर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पेपर मुझे आता था, कोई टेंशन नहीं थी मुझे, कह रहा बस एक दो MCQs है मुझे कंफ्यूजन है, इसके अलावा कोई टेंशन नहीं। तो कहने का मकसद है कि जब आप कॉम्प्रिहेंसिव खत्म करते हो ना, मैं सिलेक्टेड नहीं पढ़ा रहा, मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। हालांकि इवनिंग के जो बैचेस है हमारे उसमें हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा तेज मामला रखें क्योंकि आप लोग जॉब से या फिर जो भी है, लेकिन मैं इसको प्रॉपर ही पढ़ाऊंगा जैसे हम पढ़ाते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, तो आपको भी वैसे ही पढ़ाएंगे, तो उसके लिए आपको भी साथ देना है। जैसे मैंने अभी एक चैप्टर पढ़ाया, स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर, मैं उसकी तमाम डिटेल समझाऊंगा आपको, उसके बाद एग्जाम्पल्स कर लेंगे। तो फिर आज के आज ही आपने घर जाकर या अगले दिन जो भी है उसकी थ्योरी पढ़ के आनी है, जो मैं थ्योरी आपको बता दूं। तो मेरा प्रॉमिस बस ये करोगे सर जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे तो आप देखें आपका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग इंशाल्लाह है। ठीक है, चले इसको कोई लिखने की जरूरत तो नहीं मेरे ख्याल, ठीक है, ये आपके जहन में रहना चाहिए वैसे भी। चलो अब सर आते हैं उस बात की तरफ जिस बात का था इंतजार, जिस पेपर के लिए आप बैठे हैं, यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो होती क्या है। आइए स्टार्ट, ठीक है, लिख लें इस डेफिनेशन को चाहे पहले तो फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अब बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ये अपने पूरे कोर्स कंटेंट को डिफाइन कर रही है। कैसे आइए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट एक्विजिशन and deployment of both short-term and long-term financial resources to ensure that the objective of the enterprise are achieved. मैंने आपसे कहा था ना कि सबसे पहले आपको डिसीजन लेना है कि आप फाइनेंस कहां से अरेंज करें, ठीक है। इसका मतलब ये लिखो पहला, एफिशिएंट एक्विजिशन। किस चीज की एक्विजिशन? फाइनेंस। फिर जब फाइनेंस अरेंज हो जाएगा तो मैं उसको इंशाल्लाह इन्वेस्ट करूंगा इस इंटेंशन के साथ कि मैं इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाऊंगा। डिप्लॉय शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन्वेस्ट कर दिया सेकंड स्टेज पे, ठीक है। थर्ड पे क्या होने वाला है सर? जैसी फाइनेंस आया, इन्वेस्ट किया, बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अब मेरा अगला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मैंने जिस पर्पस के लिए ये एक्टिविटी स्टार्ट की है वो पर्पस स्टैब्लिश हो जाए। और वो आपको पता है 90% क्या होता है? प्रॉफिट का। वो क्या होता है? प्रॉफिट। क्या ख्याल है? ऐसा ही है। 90% वो यही होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करें। तो सर बिल्कुल यही तीन चीजें आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि अगर आप जब रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहे हो, फाइनेंस को एक्वायर कर रहे हो, तो एफिशिएंट इक्विजिशन। एफिशिएंट इक्विजिशन का मतलब क्या है सर? कि आप जब किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा ला रहे हो तो कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है। जैसे कि जिस सोर्स से आप पैसा ला रहे हो रिलायबल होना चाहिए, उसकी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, टाइमली रेडीली अवेलेबल हो, पैसा भी चाहिए अभी मिल भी जाए, कॉस्ट भी कम हो, सेफ भी हो, रिलायबल सोर्स भी हो। तो आप बोलेंगे यार सर मैंने इफिशिएंट एक्विजिशन किए रिसोर्सेज। फिर डिप्लॉयमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म। और जब इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हमारी नीयत क्या होती है कि इससे हम क्या कमाएंगे? प्रॉफिट। जैसी प्रॉफिट आप कमा लेंगे तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या हो जाएगा? अचीव। अच्छा याद रखना, किसी भी कॉर्पोरेशन या एंटिटी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? आज तक आपने पढ़ा है कि प्रॉफिट अर्न करना। हाँ, बताया था ना। हाँ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव किसी भी एंटिटी का क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। जब तुम लोगों ने एनपीवी पढ़ी है माशाल्लाह, एक अरसे से एनपीवी पढ़ते हुए आ रहे हो, F2 में भी पढ़ी होगी। क्या होती है एनपीवी? अबे ये तो फुल फॉर्म है उसकी। मतलब क्या होता है? आज के कैश के फ्यूचर आने वाले फ्यूचर है, तो इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न। मोहम्मद भाई एनपीवी का मतलब क्या शो करती है NPV? जैसे आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और आपको जो है ना वो इनफ्लो मिल रहा है लेट से 110 रुपए, तो 10 रुपए के करंट वैल्यू। करंट वैल्यू क्या है? अच्छा जी, एनपीवी को एक्सप्लेन कर दें। अच्छा ये सारी बातें जो आप कर रहे हो ना कहीं आपने सुनी पढ़ी होगी ना, ठीक है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसको सुनने का। एनपीवी सिंपल, एनपीवी सिंपल ये शो करती है कि आप इस प्रोजेक्ट से अपने शेयर होल्डर की वेल्थ में कितने की मैक्सिमाइजेशन करें, बस। एनपीवी क्या शो करती है? एनपीवी क्या शो करती है? कि एनपीवी ये शो करती है सर कि ये एनपीवी लेट से आपकी एनपीवी आ रही 50,000, तो ये शो करेगी कि ये 50,000 से आपके शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करेगी? मैक्सिमाइज करेगी। तो एनपीवी बेसिकली शोज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। बेसिकली एनपीवी बेनिफिट का नाम है, फायदे का नाम है। पॉजिटिव एनपीवी की बात हो रही है, नेगेटिव की बात नहीं हो रही। वो तो आपकी वेल्थ को कम करेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव एनपीवी जो है वो अपने शेयर होल्डर के वेल्थ को क्या करेगी? मैक्सिमाइज करो। सिंपल याद रखिएगा, सिंपल याद रखिएगा कि सर आपकी एनपीवी जो शो कर रही होती है वो सिंपल क्या शो कर रही होती है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, कि आप अपने शेयर होल्डर की वेल्थ इतने अमाउंट से मैक्सिमाइज करने जा रहे हैं। अब सुने, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी।
तो इक्विजिशन की, डिप्लॉयमेंट की, इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। उसके बाद ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है कि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करे। तो मेरी बात सुनो, तुमने अभी कहा कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो अपनी वेल्थ को क्या करेगी, शेयर होल्डर के मैक्सिमाइज करेगी। तो मैक्सिमाइज कब करेगी? एक शेयर होल्डर, मुझे एक सवाल छोटा सा आपसे, एक शेयर होल्डर को अपनी कंपनी से कितने फायदे होते? दो फायदे। दो फायदे। रिकॉर्डिंग सुन के है सारी, तो जो बोला जी, एक शेयर होल्डर को अपने कंपनी से कितने फायदे होते? दो फायदे। दो फायदे कौन कौन से? तो चले वो बता दें। वो तो पकड़ना जरा पर्चा पेपर। एक मिनट आप अटेंडेंस देते हैं, आजान हो रही है, एक मिनट बाद बात करूंगी। चले, अच्छा, ठीक है। तो सर आपने इस बात का ख्याल रखना है, देखो एक शेयर होल्डर को अपनी कंपनी से ना दो फायदे होते हैं। एक डिविडेंड मिल रहा होता है उसे, और एक कैपिटल गेन मिल रहा होता है। ठीक है, एक डिविडेंड मिल रहा होता है और एक कैपिटल गेन। सिंपल है सर, मैं एक कंपनी के शेयर खरीदे, वो मुझे हर साल डिविडेंड, क्वार्टरली डिविडेंड देगी, और जब मैं वो शेयर बेचूंगा तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो चुकी होगी, तो एक कैपिटल गेन भी मिल जाएगा मुझे। तो एक शेयर होल्डर को अपनी कंपनी के शेयर से दो फायदे मिल रहे होते हैं, एक डिविडेंड और एक कैपिटल गेन। तो चूंकि जब मैं प्रॉफिट एंटिटी कमाएगी तो उसकी रिटेन अर्निंग हैंडसम हो जाएगी। जब रिटेन अर्निंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली डिविडेंड्स भी ग्रो करेंगे। जब डिविडेंड्स ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी के शेयर की प्राइस भी ग्रो करेगी। तो सर बिल्कुल डिविडेंड भी ग्रो करेगा और शेयर प्राइस भी ग्रो करेगी, तो यूं कंपनी अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या कर सकेगी, मैक्सिमाइज। तो सर जैसे ही आपने ये तीनों काम किए, आपने अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर दिया। क्या, कौन से तीनों काम सर? एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, देन एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है भाई, वो भी सुन लो। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोजेक्ट को देखा, आपको पॉजिटिव एनपीवी नजर आ रही थी, आपने इन्वेस्ट कर दिया। नो, कंपैरेटिव एनालिसिस करने, क्या करना है, कंपैरेटिव एनालिसिस। सर वो क्या होते हैं? लेट्स से आपके पास 50 लाख रुपए, अब आपके पास चार पांच ऑप्शन मिले हैं, तो सबको एनालाइज करना है। उसके बाद जो बेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट दे रहा होगा उस पर इन्वेस्ट करें, ताकि आप अपॉर्चुनिटी लॉस ना करो। लेट्स से आपने प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट कर दिया, उससे एनपीवी मिली आपको 20,000 रुपए की, पता चला प्रोजेक्ट सी में जो है वो 30,000 रुपए की एनपीवी, अगर करता तो 10,000 और कमा लेता। इसीलिए आपने इफिशिएंट डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट करोगे इफिशिएंटली कब होगी, कि सर वो जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है उस पैसे से जितना मैंने कमाया है इसके अलावा कोई एक रुपए भी उससे ज्यादा कमा सकता नहीं। अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट करो। दोबारा, मेरे पास 10 लाख थे, मैंने सोचा इन्वेस्ट कर, ठीक है, फाइनेंस तो अरेंज हो गया। अब वो कहां से किया, लोन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बात याद रखना, पैसा आप हमेशा बाहर से उठाओ, चाहे वो डिविडेंड की सूरत, चाहे वो इक्विटी की सूरत में हो या डेट की सूरत। ठीक है, पैसा हमेशा बाहर से उठाएं। तो अब मैंने अरेंज कर लिया पैसा, चाहे डेट से किया या इक्विटी से किया। अब वो पैसा मैं यूज करूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट के टाइम मुझे ख्याल रखना है कि मैं कोई लॉस वाली इन्वेस्टमेंट ना कर दूं, पहली बात। दूसरी बात, जहां मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उससे जो रिटर्न मिलेगा इससे अच्छा ऑप्शन और कोई मौजूद नहीं है। सर इस इन्वेस्टमेंट को ऑडिट कौन करेगा? वो तो फिर बात, ऑडिट तो होगा। एक होता है प्री ऑडिट, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी प्री ऑडिट पढ़ रहे हैं। एक होता है पोस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ही कर रही होती है कि यार मैंने सोचा तो ये था कि इतने सालों में ये पैसा मिलेगा और ये कमाऊंगा,
ये प्री ऑडिट हम कर रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल इवेंट हैपन हो जाता है उसके बाद पोस्ट ऑडिट होता है। अच्छा, पोस्ट ऑडिट भी डिफरेंट तरह का है, पर ईयर भी होता है कि भाई अभी एक ही साल गुजरा है प्रोजेक्ट को, हम रिव्यू कर रहे हैं कि यार हमारा प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है या नहीं। ठीक है, और एंड पे भी होता है, तो मैनेजमेंट ही कर रही है, जो डिसीजन मेकर होते हैं सारे। ठीक है, तो बेटा अब ये डेफिनेशन क्लियर हो रही है, 3 हिस्सों में टूटी हुई ये भी, इक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लॉयमेंट, एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट। और जैसे एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट करोगे तो तुम्हारे प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे, प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे, रिटेन अर्निंग ग्रो करेगी, रिटेन अर्निंग ग्रो करेगी, डिविडेंड ग्रो करेंगे, डिविडेंड ग्रो करेंगे, शेयर होल्डर की वेल्थ ग्रो करेगी, और उसके शेयर्स भी बढ़ जाएंगे, तो कैपिटल गेन भी आ जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर है हर बार में। ठीक है, ओके। ये आपको जितनी मैंने कहानी सुनाई ये उसकी समरी आ गई। देखो भाई गौर से, ये लिखा हुआ है मनी का इनटेक। ठीक है बच्चों, जैसे ही तुमने मनी का इनटेक किया, मैं जानता हूं कि कंपनी में फाइनेंस दो जरियों से आता है, डेट और इक्विटी से। ये फाइनेंस का इनफ्लो हुआ। अब मैंने आपसे कहा था कि कंपनी के बाद जब फाइनेंस आ जाता है तो वो उसको 3 जगहों पे इन्वेस्ट कर सकती है, 3 जगहों पे आउटफ्लो करती है। बताया ना थोड़ी देर पहले। क्या था उसमें? एक था इन्वेस्टमेंट करती है, दूसरा क्या था वर्किंग कैपिटल में लगाती है, और तीसरा क्या था डिविडेंड। सही है, समझ में आ रही है बात? जी। डिविडेंड नहीं देती तो है ना, लाजमी नहीं है, तो कुछ टाइम तक की डेफर करेगी, देना तो है, वरना कंपनी बंद हो जाएगी। पता है आपको? हाँ, कंपनी बंद हो जाएगी अगर आपने एक सर्टेन टाइम तक डिविडेंड नहीं दिया तो। जी, शॉर्ट टर्म, एग्जैक्ट। अच्छा, वर्किंग कैपिटल बहुत बड़ा हमारा एरिया है, तो उसमें हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस की भी बात करेंगे, पैसा कहाँ से लाए वर्किंग कैपिटल के लिए, उसको लगाए अगर शॉर्ट टर्म में 6 महीने तक रिजर्व पैसा पड़ा है कहाँ लगा दें, सब पढ़ेंगे बहुत डिटेल चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर क्या बात कर रहा है सर, यहाँ पे क्या पर्पज है यूज करना उसका? यहाँ पे ये यूज है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज जो उसने इनटेक किए हैं वो कहाँ कहाँ डिप्लॉय कर सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डिप्लॉय कर सकती है, वर्किंग कैपिटल में यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी डिप्लॉय कर सकती है, और डिविडेंड भी दे सकती है। ठीक है, इन 3 जगहों पर पैसा इस्तेमाल करें। अब देखो यहाँ पर, ये रहा फाइनेंसिंग डिसीजन, इसके चैप्टर्स के नाम नीचे आ गए। सही है, ये रहा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसके चैप्टर्स के नाम नीचे आ गए, और ये रहा डिविडेंड डिसीजन। तुम्हारे पूरे कोर्स की समरी तुम्हारे पास आ गई। ठीक है, लिख लो इसको। चले जी, यहां तक कॉपी हो गया? यहां तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। पक्का? जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं इनको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, अब याद रखिए सर, जब भी आप डिसीजन जो है लेंगे, चाहे वो कोई भी डिसीजन हो, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या डिविडेंड डिसीजन, आपने इन 3 पॉइंट्स को अपने जहन में बिठाए रखना है।
ओके, ठीक है वैस, ओके। पहला पॉइंट आ रहा है, कंट्रोल रिसोर्सेज टू इंश्योर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज। मैंने कहा, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा VFM का, है ना, वैल्यू फॉर मनी। तो याद रखें, वैल्यू फॉर मनी को आपने हर डिसीजन में लेना है। जैसे मैंने कहा कि जो इक्विजिशन होनी चाहिए फाइनेंस फाइनेंस की, वो इफिशिएंट होनी चाहिए। तो वो कब होगी? जब VFM होगा, यानी कि वैल्यू फॉर मनी। यानी कि अगर आप किसी से 10 लाख का लोन ले रहे हो लेट से, तो उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी हो जो रीजनेबल हो, जिसको मैं कवर भी कर सकूं और उसमें बेनिफिट भी कमा सकूं। ये ना कोई महंगा लोन उठा लूं, बाद में ना रीपे हो रहा है और ना जहां इन्वेस्ट किया वहां से इतना रिटर्न आ रहा है, तो डूब जाएंगे। तो वैल्यू फॉर मनी आपने हर पॉइंट पे यूज कर, चाहे वो फाइनेंसिंग के टाइम हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के टाइम हो। इन्वेस्टमेंट के टाइम से कैसे वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू फॉर मनी होगा, एक इतना हैंडसम अमाउंट, लेट से आप 50 लाख रुपए लगा रहे हो और आपको रिटर्न जो है वो 2% भी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है आप 50 लाख वैल्यू फॉर मनी के लिए नहीं लगा रहे, तो जाया हो रहा है, कहीं और लगाए, वहां ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो हर पॉइंट पे, ठीक है, तो कंट्रोल रिसोर्सेज टू इंश्योर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज। रिसोर्सेज का आपने इफिशिएंट और इफेक्टिव यूज करना है, चाहे वो फाइनेंस हो, कुछ भी हो। कंसीडर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, सुनो भाई, अब तुम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो तुमने पहले अपनी एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट को भी एनालाइज करना है कि यार मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ। देखो, इंसान जब एक सफर शुरू करता है तो सबसे पहले देखता है कि मैं इस टाइम कहाँ मौजूद, फिर वहां से स्टार्ट करता है अपने सफर। तो सेम कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन की है, जब वो कहीं इन्वेस्ट करने जाती है, तो पहले वो ये देखती है कि अभी मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, अभी मेरे फाइनेंशियल हालात क्या है। हो सकता है मेरे पास इतना रिजर्व, इतना अमाउंट ही ना हो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं करने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को नहीं देख रहा। जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस लाया करता है वहां के हालात कैसे हैं, जैसे अभी पाकिस्तान के हालात है, तो कोई बड़ा बिजनेस बेचारा स्टार्ट करने का सोच भी नहीं सकता। क्यों? अनसर्टेनिटीज बहुत। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने और एनवायरनमेंट जहां वो काम कर रही है, दोनों के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स को मद्देनजर रखना है जब भी वो कोई डिसीजन ले। और लास्ट में लिखा हुआ है रिस्क को कंसीडर करना है और पोटेंशियल रिस्क को भी कंसीडर करना है। सर फर्क क्या होता है दोनों, कोई बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड पोटेंशियल रिस्क? जो रिस्क नजर आ रहा है वो जो आगे शाबाश। सर रिस्क का मतलब जो एग्जिस्टिंग रिस्क एनालाइज कर सकते हैं वो, कि ये मौजूद है। और पोटेंशियल रिस्क क्या है, जो फ्यूचर में भी पॉसिबल है कि अकर हो जाए, राइट? यस, दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट यू मस्ट बी इन योर माइंड जब भी आप डिसीजन लेंगे। लिख लें इसको। जी सर, यहाँ तक बात ठीक है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आपने डेफिनेशन ले ली,
और आपने ये समझ लिया कि हमें यहाँ पर 3 डिसीजन से पूरा कोर्स करना है और डेफिनेशन भी उसी पे बेस कर रही है। और उसके बाद हमने कहा कि सर जब भी आप डिसीजन लेंगे तीनों में से कोई भी, आपने लाजमी इन 3 पॉइंट्स को यूज करना है। अच्छा, ये जिंदगी, आम जिंदगी में भी आप यूज कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, पेपर ऐसा नहीं है। आप घर से निकले, पहला डिसीजन क्या होता है? गर्मी है, चलो कि आज क्या पहनूं मैं, एक सिंपल सी बात है, हर कोई ये डिसीजन मेकिंग करता है घर में। फिर किस रास्ते से मैं इंस्टीट्यूट जाऊं, ये भी एक डिसीजन मेकिंग है। पॉइंट पॉइंट पे डिसीजन मेकिंग। फिर किस रास्ते से टीएसए पहुंचा, ये भी डिसीजन था। फिर आपने क्लास में पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये भी डिसीजन है आपका। नहीं भाई, फिक्स नहीं है, कहाँ पढ़ते हैं लोग? नहीं पढ़ते, अच्छा। मोहम्मद भाई बिल्कुल पॉजिटिव चलने गए, नहीं पढ़ते तो फिक्स है। चौथी बात, फिर आपने जब घर जाना, आप किस रास्ते से जाएं, क्योंकि रात का टाइम है यार, ये वाला रास्ता ठीक। तो बेसिकली जिंदगी में भी आपने यही डिसीजन मेकिंग करनी होती है। अच्छा, हम जब रास्ता सेलेक्ट करते हैं, बोलते हैं यार छोटा भी हो और साफ भी हो रास्ता, है ना, खतरनाक भी ना हो। तो ये तीनों चीजें, दिस इज कॉल्ड वैल्यू फॉर मनी। कि आप राइड बुक कर रहे हैं, उसको बोले यार इस रास्ते से गया ताकि जल्दी भी पहुंच जाए, कम पैसों में जगह पे टाइम पे पहुंच जाए। तो ये सब क्या कर रहे हैं? इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स। अगर आप मुझसे बोले सर इसकी आसान बात समझा दें, तो हर पॉइंट, सोते जागते सब पॉइंट्स पर इफेक्टिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज करना है। आप इफेक्टिव यूजेज करना है हर पॉइंट, चाहे वो एक्विजिशन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो डिविडेंड। इफेक्टिव यूज करना है रिसोर्सेज का। ठीक है जी। तो ओवैस एंड इजाटी, आप दोनों को क्लियर है? ठीक है जी, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी स्टफ है, थोड़ा पक जाएंगे इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। हम चल रहे हैं अपने पहले एरिया की तरफ, ठीक है। आपको जो एरिया दिखवाएं, तो आपके कोर्स का जो पहला सबसे बड़ा एरिया है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स मौजूद है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ठीक है। आज ही हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सर, ये पहली स्लाइड आपके सामने आ रही है, मैं जरा इसको साफ कर दूं, फिर आप कॉपी कर लीजिए। जी, अब आप कॉपी कर सकते हैं।
जी बेटा, क्लास शेड्यूल आज मैंने बताया ना, असल में आगे करो, थर्सडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। अच्छा बीच में गैप है ना, हाँ ठीक है, सही है, आगे ठीक है, लिख लो। तुम ग्रुप में ऐड हो, अभी हो जाओ। सर उसामा को मैसेज करना, बोलो मुझे F9 ग्रुप में ऐड करो, ठीक है, वहां पे आ गया, लेकिन लिख लो फिर, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 3 दिन है, ठीक है, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। चलें सर, अब सबसे पहले कैपिटल का मतलब समझेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट का मतलब समझेंगे, फिर अप्रेजल का मतलब समझेंगे, ठीक है। कैपिटल का वर्ड तो यहाँ पे इसलिए यूज किया है कि हम यहाँ पर याद रखिए, हम कैपिटल का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मोर देन 3 years, 5 years, 10 years इन्वेस्टमेंट, इसलिए कैपिटल का वर्ड यूज किया। फिर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है ये याद रखें, आप आज तक माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करते आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हो। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब याद रखें, एक ऐसा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना जो आपको एडिशनल इनकम कमा के देता है। जैसे आपने पैसे बैंक में रखवा दिए, इंटरेस्ट कमा के देता रहा, ये भी इन्वेस्टमेंट है। आपने कोई घर लेकर रेंट पे दे दिया, एडिशनल इनकम है। आपने कोई प्लॉट खरीद के रख लिया, इन्वेस्ट, कोई फैक्ट्री नहीं लगा ली है, कोई नया एसेट ले आए, ये सब आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दे रही हो। तो इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब क्या लिखा है? अ प्राइम इज प्राइमरी टू ऑब्टेन एन एडिशनल सोर्स ऑफ, ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो मुझे सालों तक कमा के देगा, ये हो गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और अप्रेजल का मतलब क्या है सर? कि आया जब मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूं या ना करूं, इसमें इन्वेस्ट करूं या ना, अप्रेज करूंगा, जैसे एम्प्लॉय का अप्रेजल होता है फिर उसका बोनस लगता है ना, सेम इसी तरीके से हम प्रोजेक्ट को अप्रेज करेंगे कि आया मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं। अब इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट मूड है, पहले भी लिख चुके हो, ठीक है, रिप्लेसमेंट भी है इसमें, आपका नया एसेट भी है, एक्सटेंशन भी है, ठीक है, कॉस्ट सेविंग के लिए आप कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हो, जैसे आप आजकल है जो गाड़ियां ज्यादा फ्यूल खाती हैं उसको रिप्लेस कर रही है हाइब्रिड गाड़ियां, फिर हाइब्रिड के बाद एक और टेक्नोलॉजी आ गई है ई ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ी आए, सही है। तो ये सब चीजें क्या है कि आप अपने एसेट्स को इफेक्टिवनेस की तरफ लेकर जाएंगे ताकि मिनिमाइज ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज दी रिटर्न, ठीक है। तो सर ये भी हम इसी में करेंगे। अब मैं छोटी सी एग्जांपल दूं अगर आपको कि हम बेसिकली काम कैसे करेंगे, आइए देखते। मुझे एक बात बताएं, लेट्स से मैं आपसे बोलता हूँ कि यार आज एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और वो मुझसे 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, ठीक है, और मुझे फ्यूचर में वो डिफरेंट कैश इनफ्लोज देगा, 2,000, 5,000, 7,000, 4,000, ठीक है। वो मांग कितना रहा है? 10,000, तो आउटफ्लो कितने का होगा? और 4 साल का लेट्स से प्रोजेक्ट, 5, 2, 7 हो गए, फिर तीसरे साल 7,000 और दे देगा, 14 हो गए, फिर लेट से वो आपको 4,000 और दे देगा, 18,000 हो गए, सही है। तो ये इनफ्लो हो गया, ये ठीक है। तो नेट इनफ्लो कितना बन रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना? तो बजाय ये प्रोजेक्ट क्या लग रहा है? सही है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको देख के डिसीजन लूंगा तो मैं सही डिसीजन लूंगा गलत? गलत। क्या लूंगा? गलत। सर क्यों गलत? वेरी गुड। हाँ सर, आप एक गलत काम कर रहे हैं। मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ? बोले ये जो आउटफ्लो है ये तो आज का प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन ये जो 18,000 है ये तो 3-4 साल में मिलेंगे आपको, ये तो फ्यूचर वैल्यू है। तो प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये गलत डिसीजन है। समझ में आती है? फिर आप क्या करें भाई? लाइक टू लाइक कंपैरिजन करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू में ले रहे हैं तो इनफ्लोज को भी किस में ले? प्रेजेंट में। सर अगर प्रेजेंट वैल्यू ना गिवन हो तो क्या करें? कन्वर्ट करें
आपको जो फ्यूचर कैश फ्लोज गिवन है, आपको माशाल्लाह प्रेजेंट वैल्यू निकालना आती है, फॉर्मूला सिंपल है, 1 + r⁻⁻, यही है, यही फैक्टर यूज करते आए हो आज तक प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। तो जिस चीज की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो उससे इसको मल्टीप्लाई करो। लेकिन आपने बोला सर 1 मिनट रुके, आप कैसी बातें कर रहे हैं, वन तो चले कांस्टेंट है। हाँ एन भी चले, मैं निकाल लूंगा, नंबर ऑफ पीरियड जो भी होगा, 1 होगा तो 1 लगा दूंगा, दूसरे साल का दो लगा दूंगा। लेकिन ये आर क्या बोला है, ये तो बताया नहीं आपने, आप बोले मल्टीप्लाई करा दो। आपको कुछ थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था कि जहां से पैसा लोगे उनको कुछ पे करोगे, वो 7% निकाला था, ये वो 7% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको यूज करके मैं उन इनफ्लोज की क्या निकाल लूंगा, प्रेजेंट, फिर उनको आपस में ऐड करूंगा। अब दोनों को कंपेयर करना बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि सर इन्वेस्टमेंट भी प्रेजेंट वैल्यू है और इनफ्लो भी प्रेजेंट वैल्यू। जी ऑनलाइन, ये दोनों बातें क्लियर है कि हमने ये डिसीजन गलत लिया था और अब हम सही, तो उसको सही कैसे करेंगे। जी पूरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूरा वेटेड, बिल्कुल, क्योंकि कॉस्ट हम एक ही सिंगल यूज करेंगे और वेटेड है ना, तो इसलिए उसके अंदर हर तरह का इफेक्ट शामिल है। ठीक है बेटा। ओके, तो ये अगर मैं करूं तो ये गलत हो जाएगा, तो अब मैंने क्या किया, आइए, मैंने क्या किया, इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मतलब पता है क्या होता है सर, ये देखें, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मतलब ये होता है कि ये जितने भी कैश फ्लोज हैं, ये जितने भी आपके पास कैश फ्लोज नजर आ रहे हैं, ये इन सब को ईयर 0 पे लगाओ। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, इन सब की आज टुडेज टर्म में वैल्यू निकालना इज कॉल्ड एज टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। अब सर कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, लेट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यूज कर रहा हूँ 10%, कितनी यूज कर रहा हूँ, सीओसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 1 + 10%, चूंकि पहले साल का निकालना है तो -1 इंटू 2000, सही है। फिर 5000 से मल्टीप्लाई किया, -2 कर दिया, फिर 7000 से -3 और फिर 4000 से -4। ठीक है बेटा, इन सबको मैंने ऐड किया तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई इनफ्लो की कितनी, 13941। तो सर जैसी मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कंपेयर किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, यानी कि मैं सेक्रीफाइस करूंगा आज 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, तो मुझे रिटर्न में कितना मिल जाएगा, 13,941, यानी कि मुझे 3,941, 3,941 एक्सेस मुझे मिलेगा, और ये मेरी शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करेगा, जाके मैक्सिमाइज करेगा। कोई लिख दिया, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव एनपी, और अगर नेगेटिव होगी तो ये हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करेगा, कम करेगा। कॉपी कर एग्जाम्पल, सारे छोटे छोटे टूल समझा रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ आराम से बढ़िया। अप्रेजल के सवाल में गिवन होगा, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में कैलकुलेट करें कि वो कॉस्ट ये कैसे कैलकुलेट होगी, इस पे पूरा चैप्टर है, वैट जिसको हम कह रहे थे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उस पे हम ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि ये रेट कैसे कैलकुलेट होगी, सही है। वो अलग अलग, हाँ वो जो तुमने देखा होगा, अगर कि पूरा बैक का चार्ट बनवाता हूँ मैं, है ना। अच्छा उसकी बात कर रहे हो, वो नहीं, वो तो अलग चीज है, वो अप्रेजल में आएगा, रियल रेट, नॉमिनल रेट, इन्फ्लेशन रेट ना, वो इसी में चले।
तो सर जी यहाँ तक कोई बात जो आपकी समझ में ना आई हो प्लीज पहले वो पूछते हैं जी। ऑनलाइन आपको बेटा क्लियर है अवेश? चले ठीक है। तो आइए अब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब होता क्या है सर। आइए, आपसे कह रहा है इट इज मेनली कंसर्न विद द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रेजल के टाइम वैसे तो हम दोनों चीजों को देखेंगे, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को भी देखेंगे और नॉन फाइनेंशियल को भी देखेंगे कि अगर इस प्रोजेक्ट को छोड़ते हैं तो यार हमारी गुडविल तो खराब नहीं होगी, मार्केट शेयर तो कम नहीं होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो अप्रेजल किया जा रहा होता है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में किया जा रहा होता है कि यार हमें फायदा होगा या नुकसान। जैसे भी आपने एनपीवी पॉजिटिव निकाली, इसका मतलब है फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट है भाई। फाइनेंशियली प्रोजेक्ट क्या है, वायबल है। ठीक है, चले। तो सर इज मेनली कंसर्न विद द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। दिस अलाउ प्रोजेक्ट एनालिस्ट टू कंसीडर whether the return that might be expected from investment compare favorably with the alternative investment। अभी मैं कह रहा था ना आपसे कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो उस टाइम भी वीएफएम का कॉन्सेप्ट लगाना है। वीएफएम का कैसे सर, कि मेरे पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये ना हो कि मैं किसी एक ही प्रोजेक्ट को देख के इन्वेस्ट कर दूं, हो सकता है किसी और पे ज्यादा कमा सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे फेवरेट भी चेक करना है, कंपेयर करना है, देन उस पर इन्वेस्ट करना। ठीक है, ताकि मैं किसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बेयर ना करूं। जैसे मैंने ए में इन्वेस्ट किया, मैंने 20,000 की एनपीवी कमा ली, बाद में पता चला सी में करते हैं तो 30,000 कमाते हैं, तो 10,000 जो ना कमा सके वो क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहीं तक लिखना, नीचे नहीं लिखना, सिर्फ डेफिनेशन लिख लो। सब देखेंगे सब, ये तो अदर फैक्टर्स है ना, रिस्क भी देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। रिस्क तो देखो तीनों डिसीजन में देखेंगे, इन्वेस्टमेंट में भी, फाइनेंसिंग में भी और डिविडेंड में भी। मतलब क्या करना है प्रोजेक्ट। हाँ हाँ, उसके रिस्क, अच्छा वो जो कैलकुलेशंस करेंगे ना, उसमें हर तरह की चीज को, फैक्टर को शामिल करेंगे। वो जो नेट डिसीजन होगा ना उसमें सब शामिल होगा, रिस्क भी, इन्फ्लेशन भी, हर तरह की चीज। ठीक है, जा रहा हूँ कि जब आप अप्रेजल के सवाल करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज डिस्कस, जैसे नोट में भी लिखी हुई है कि प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस विल बी कंसर्न विद द रेवेन्यूज, with the evaluation of the prospective cost। अब जो रेवेन्यू होगा उसको मैं इनफ्लो ले लूंगा, जो कॉस्ट होगी उसको मैं आउटफ्लो ले लूंगा, जो नेट कैश फ्लो आएगा उसकी बेस पे अप्रेजल होगा। सही है, जो रेवेन्यू होगा उसको इनफ्लो, जो कॉस्ट होगी उसको आउटफ्लो, और जो नेट कैश इनफ्लो होगा उसकी बेस पे हम क्या कर लेंगे, अप्रेजल कर लेंगे। ये सिंपली कहना चाह रहा है नीचे। ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, न्यू कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट दुनिया का सारी कॉस्ट, हर तरह की कॉस्ट माइनस जो नेट कैश फ्लो बचे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, आपसे अगर मैं दो चीजें पूछूं कि कैश बेहतर चीज है या प्रॉफिट बेहतर चीज, तो आप क्या कहेंगे, कैश ज्यादा बेहतर है ना, या प्रॉफिट बेहतर है? कैश ज्यादा बेहतर। सर उसकी बहुत सारे रीजन है। यस, कैश इज बेटर देन प्रॉफिट, इसलिए जो ज्यादा अप्रेजल के मेथड्स हैं वो कैश को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू प्रॉफिट। वो जो आप बात करते हैं आरओई वगैरह, तो वो प्रॉफिट को बेस बना रहे हो। ठीक है, इसलिए हम उसको ज्यादा अच्छा मेजर नहीं मानते। ठीक है, एआर वगैरह, आरओसी वगैरह। अब सुने गौर से, अब इंशाल्लाह यहाँ ये पढ़ लो तो सारा क्लियर हो जाएगा क्या फर्क किसमें है। ठीक है सर, पहली बात डन है कि आपका प्रॉफिट जो है वो
बेहतर नहीं है, कैश ज्यादा बेहतर है। तो कैश की बेस पे अप्रेजल किया जाए, ज्यादा अच्छी बात। क्यों? क्योंकि कैश एक रियलाइज अमाउंट, प्रॉफिट रियलाइज नहीं भी होता है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, रियलाइज प्रॉफिट और रियलाइज प्रॉफिट। दूसरा, कैश को मैं पेमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, प्रॉफिट को मैं पेमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल, कैश को मैं वर्किंग कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, प्रॉफिट को इस्तेमाल नहीं। कैश को मैं डिविडेंड पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसीलिए कैश बेस बेहतर है एज कंपेयर टू प्रॉफिट। इसीलिए वो नीचे देखो कह रहा है कि आपने कैश फ्लोज को देखो, चाहे कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो। ठीक है, आओ इसको मैं कंप्लीट करता हूँ बात। मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट लिख दिए जो एक स्टूडेंट गलतियां करता है अप्रेजल के सवाल के अंदर, मैंने एक कंसाइज करके यहाँ लिखी थी। पहली गलती क्या लिखी है? कैश फ्लोज आर बेटर देन प्रॉफिट्स। सो हमें किसको यूज करना है इसमें? कैश फ्लोज। रीजन हमने आपको बता दी। दूसरा, अभी लिखो नहीं, कंसीडर ऑल इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू टू द प्रोजेक्ट। सर क्या मतलब? इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है? एडिशनल। जैसे लेट्स से मेरी जो है वो एक फैक्ट्री है, उसमें ऑलरेडी एक मशीन इंस्टॉल्ड है, मैं उस फैक्ट्री का रेंट भी पे कर रहा हूँ मैं उस फैक्ट्री की यूटिलिटीज भी पे कर रहा हूँ। अब मैंने सोचा कि मैं नई फैक्ट्री लगाऊं या ना लगाऊं, ये मुझे डिसीजन लेना। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, नई मशीनरी लगाने की कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट की, तो किस किस चीज को देखेंगे? सर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को देखेंगे, कितने की नई मशीन मिलेगी। दूसरा, उसको रखने के बाद मेरे यूटिलिटी बिल्स कितने बढ़ जाएंगे, मशीन फ्री में तो नहीं चलेगी, एनर्जी से चलेगी। हाँ, हर तरह की कॉस्ट को देखें जो इंक्रीमेंटल हो, रेलेवेंट। तीसरी, सर जब मशीन लग जाएगी तो मेरे प्रोडक्शन भी तो बढ़ जाएगी, तो रेवेन्यूज जो एडिशनल आना शुरू हो जाएंगे, एडिशनल इनकम आना शुरू। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले आप लोग का यूटिलिटी बिल जो इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा था वो 5 लाख आ रहा था जब एक मशीन, जैसे आपने दूसरी मशीन लगाई तो अब 8 लाख रुपए का आएगा। तो आपके लिए रेलिवेंट क्या है? सिर्फ 3 लाख। सर क्या फैक्ट्री का रेंट रेलिवेंट है? नहीं सर, वो तो आप, हाँ उसी प्रेमिसेस में आ रही है, अज्यूम कर, अगर तो सर उसी प्रेमिस में आ रहे तो इररेलेवेंट। वो फिर फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट बन जाएगी अगर हम कोई अलग से उसका कोई जगह लेते हैं रेंट में। सही है, चलो अभी हम अज्यूम करें सेम फैक्ट्री। अच्छा, 3 लाख रुपए कॉस्ट आ गई यूटिलिटी की, क्योंकि एडिशनल कॉस्ट की वजह से लगी। फिर रेवेन्यूज पहले मैं कमा रहा था 20 लाख रुपए, अब मैं 25 लाख रुपए कमाऊंगा, तो 5 लाख रुपए इनफ्लो आ जाएगा। ठीक होगी बात? तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज को, रेलेवेंट कैश फ्लोज को यूज करना है, चाहे वो कॉस्ट हो चाहे वो रेवेन्यू। देखें, कंसीडर ऑल रेलेवेंट इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। फिर थर्ड पे आ रहा है, इग्नोर पास्ट sunk and documented cost लाइक रिसर्च एंड IS 38 पढ़ा था आपने ना, वो जो अपन रिसर्च करते थे फिर उसके बाद डेवलपमेंट। तो रिसर्च पे जितना भी खर्चा हो गया वो रिकवरेबल नहीं है, वो सम कॉस्ट बन चुका है, क्योंकि मैं उसको इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर चुका हूं, और इनकम स्टेटमेंट से कोई चीज निकल के दोबारा कभी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बन सकती। रिसाइकलिंग इज नॉट अलाउड। तो सर पास्ट कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, सम कॉस्ट, ये कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो कभी भी आप अपने डिसीजन मेकिंग में इसको यूज नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर एडवांस जो हम देते हैं उसका क्या होगा? तो एडवांस जो आप देते हो ना, बेसिकली वो आपके इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट होता है, तो वो तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में शामिल हो जाएगा, तो उसको कुछ नहीं करना। ठीक है जी। रेजिडुअल वैल्यू किस पर्पस के लिए माइनस करते हैं? हाँ नहीं, अभी तो हम कैश फ्लो की बेस काम कर रहे थे ना, तो आउटफ्लो दिखाएंगे ईयर जीरो में पूरा, और अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू होगी तो ईयर लास्ट में इनफ्लो दिखाएंगे। 5वें साल मिलती है ना वो तो, 10वें। ठीक है, तो जब मिलेगी तब इनफ्लो, जब जा रही है तब आउटफ्लो। आज मैं 10 लाख कैसे खरीद रहा हूँ, आज आउट 10 लाख या आउटफ्लो जाएगा। सही है, और 5 साल बाद वो इसकी रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी, उसको उस टाइम इनफ्लो दिखाऊं। टाइमिंग ऑफ, नहीं नहीं, नेट पे नहीं, नेट पे कैश भाई दोगे 10 लाख रुपए तो आउटफ्लो भी 10 ही दिखाओ, और जब मिल जाएंगे तो उस साल में इनफ्लो दिखा देना। सही है? अच्छा, अगली जो आप बात करें तो अभी नीचे मैंने लिखी है वो भी, कि जब आप
कैश फ्लोज को टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम में कैश फ्लो आ रहा है, किस टाइम में इनफ्लो जा रहा है। जैसे सुनो, अभी तुम लोग निकाल रहे थे, जो एग्जांपल हम कर रहे थे, खुद सोचो अगर 2000 को मैं आगे ले जाऊं, 7000 को शुरू में ले आऊं, एनपीवी मजीद बढ़ जाएगी। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज आर मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो उसको भी आपने देखना। तो सर ये हो गया। फिर यूज ऑल कैश फ्लोज इन, ये तो अभी हमने समझ भी लिया कि प्रेजेंट वैल्यू टर्म ही हमारे लिए काम की है, फ्यूचर वैल्यूज काम की नहीं है। रिमेंबर द फार्मूलाज एज बाय, देखो नॉर्मली तो आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको फॉर्मूला शीट मिल जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ फार्मूला उसमें से मिसिंग होते हैं, फिर आपको चाहिए होते हैं, और आपको तो प्रैक्टिस तो हम इतनी करेंगे इंशाल्लाह कि वो आपको याद ही हो जाएंगे सारे। तो फिर भी आप कोशिश करें अपने जहन में बिठाएं। देखो ये मशीन जो अल्लाह ने तुम्हें दी है दिमाग, इसको जितना यूज करो ना, कभी ये मत सोचना अबे यार 50 फॉर्मूला याद करके इससे अच्छा कुछ और याद कर लो। भाई तू वो 50 भी याद कर ले, जब तू वो 50 याद कर लेगा, तुझे और जो मजीद याद करेगा वो और अच्छा याद हो जाएगा। ये अल्लाह ताला ने मशीन बनाई ऐसी है कि जितना इस्तेमाल करो ये अप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट नहीं। सही बता रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए कुरान लोग पूरा याद कर लेते हैं, कैसे किसी को याद रख सकता है यार, इतनी बड़ी किताब है, लेकिन ये मुअज्जा भी है, लेकिन एक इंसान के जहन का ही कमाल है ना, वो पढ़ लेता है फिर जब सोच ले। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अक्सर का इंतजार हो जाता है सुन के, अभी यार सर इतने बड़े बड़े फार्मूले कैसे याद करें। अरे भाई तू 4 घंटा सवाल करेगा तुझे याद हो जाएगी, इसमें कोई डरने की बात नहीं। 3 घंटे की मूवी देख के निकलता है, बोलता पता ही नहीं चला खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि दिल साथ लगा हुआ था वहां पे, दिमाग एनर्जी सब उस तरफ थी, तो आपको टाइम का भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन जहां पर दिल ना हो तो वहां पे आप मस्जिद में बैठ नहीं, 5 मिनट नहीं बैठ सकते। नमाज भी चप्पलों के ऊपर पढ़ रहे, सलाम हुआ बाहर से, ताकि निकलते हुए कोई आगे ना आ जाए। कसम से यही हाल है हम सब, खास तौर पे जो रमजान की मगरिब की नमाज, क्योंकि वो आपको पता है क्या करना है आपने उसके बाद में। तो इसीलिए सर हमारी प्रायोरिटीज पे डिपेंडेंट है, वरना हम सब कर सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए लाइन डाली है कि आप फॉर्मूलाज याद करने की कोशिश करें, ताकि आपको पेपर में कोई मसला ना हो। फिर बी केयरफुल रिगार्डिंग टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, जो अभी हमने बात की कि जिसका जिधर इनफ्लो आउटफ्लो उसको उधर ही डालना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ देख क्या नाम है आपका, इरफान। इरफान बेटा यहाँ देखो, देखो जब तुम इनिशियल इन्वेस्टमेंट डालोगे ना, तो उसमें कुछ चीजें एडिशनल भी आ सकती है, तो वहां लिख दी है मैंने। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुम कोई पुराना चलता हुआ एसेट उठा रहे हो, तो उसकी नेट बुक वैल्यू आपकी कॉस्ट बनती है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल अगर नीडेड है आज से ही, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने एक गाड़ी खरीदी, वो आपकी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसको चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए, क्योंकि उसके बगैर वो चलेगी नहीं, जाहिर सी बात है, फ्यूलिंग वो सब चीजें। तो मुझे वर्किंग कैपिटल भी इस प्रोजेक्ट में इंजेक्ट करना पड़ेगा, तो सर वो भी आपकी ईयर जीरो पे ही आउटफ्लो नजर आएगा, ठीक है। जैसे अभी मैं आपसे कह रहा आप शॉप खोलते हैं तो 6 महीने का बजट बना के रखते हैं, ये साल का आउट, तो वो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा, ईयर जीरो पे आउटफ्लो जाएगा। फिर कह रहा है कैपिटलाइज आर एन डी, अगर कोई आर एन डी हो, जो पायलट पढ़ाया था, पढ़ा होगा आपने, है ना, IS 38 में पायलट नीट हो जाए तो हम उसको कैपिटलाइज कर लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा एसेट तैयार किया आपने जिसमें डेवलपमेंट कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो रही है, ठीक है, उसके बाद उसको अमोर्टाइज किया, तो वो जो कैपिटलाइज कॉस्ट है उसको हम इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनाओ, ठीक है। तो सर ये है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने जहन में रखने जब आप अप्रेजल का सवाल करेंगे, लिख लें।
जैसे हम कोई गाड़ी खरीदने का सोचते हैं। अच्छा अवेश करता हूँ, आप लिखे, मैं करता हूँ दोबारा। जैसे आप एक नई गाड़ी खरीदने का सोचते हैं, या एक बंदा बोलता है नहीं यार पहले पुरानी ले लेता हूँ। तो अच्छा वो एक अलग बात है, कहीं और इस्तेमाल हो रही है तो जाहिर सी बात है वो आपको नहीं बेचेगा। जहां से मिल रही है उधर की बात कर, कि आपको अवेलेबल है पुराना एसेट, और आप उसको अपने इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लेकर आ रहे हो, तो उसको किस कॉस्ट पे चार्ज करेंगे? एक तो सिंपल है, आप जितना पे कर रहे हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट। दूसरा, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो जो उस एसेट की नेटबुक वैल्यू है उसको अपनी इन्वेस्टमेंट मान लेंगे, अगर कोई पुराना एसेट मैंने खरीदा है, नया खरीदा है, वही उसकी इन्वेस्टमेंट, वही आउटफ्लो जाएगा। नेटवर्क नॉर्मली हम उसी पे बाय कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने रियलिस्टिक रहना है। भाई जितना मैं पे करूँ, अब ये चीज है, ये नहीं मिलती है 10 लाख रुपए की, लेकिन अगर यही चीज मैं पुरानी, मुझे ऐसे पुराना लेने जाऊं तो मिल जाएगा 4 लाख का, तो मैं इन्वेस्टमेंट 4 लाख की दिखाऊँ, ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। जहां पर कुछ ना हो तो फिर नेट करिए उसको। ये लिख ले, मैं फिर R&D समझाता हूँ। ओके जी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने एक सवाल पूछ, लेकिन अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने R&D का पूछा, मैं उसका जवाब दे दूं। कैपिटलाइज R&D, देखो IS 38 OS अगर आपको याद हो तो उसमें हम डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर पायरेट का क्राइटेरिया अप्लाई करते थे। अगर वो पायरेट का क्राइटेरिया मीट हो जाता था तो हम कहते थे कि भाई इस कॉस्ट को कैपिटलाइज करो, यानी कि एसेट बनाओ। तो अगर कोई इनटेंजिबल एसेट आप इंटरनली खुद जनरेट कर रहे हैं, उस पे जो आपका डेवलपमेंट का एक्सपेंस लग रहा है जो पायरेट को मीट कर रहा है, तो सर वो अमाउंट आपका कैपिटलाइजेशन में चला जाएगा। जब कैपिटलाइजेशन में चला जाएगा तो एसेट बन जाएगा।
एसेट बन जाएगा तो वही आप अपने प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्ट करोगे उस एसेट को यूज करोगे तो उसकी जितनी टोटल कॉस्ट होगी उसको हम एज अ आउटफ्लो दिखाएंगे ईयर 0। बात क्लियर हुई आपसे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का क्राइटेरिया IS 38 में पढ़ा होगा ना आपने, ठीक है? ओके, तो सर ये सब चीजें हैं, आज तक के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे यहीं से, और हम पढ़ेंगे तमाम वो डिटेल में वो टूल्स जो हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर इस्तेमाल करेंगे जी। हाँ, फिक्स कॉस्ट नॉर्मली क्या होती है, इग्नोर होती है अगर इंक्रीमेंटल ना हो, जनरल कुछ जैसे रेंट बताया था, ठीक। चलिए जी, अल्लाह हाफिज।